मैकेनिक्स की बात करेंगे, यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। इसमें कह सकते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए थे उसने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, नन ऑफ दीज। तो पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ पे ऑलमोस्ट हम 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे और पूरे न्यूटन्स लॉ के सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज। एक बार आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक। तो देखो, जो फंडामेंटल लॉ का मतलब ये समझो, ऐसा लॉ जिसकी हेल्प से आप दूसरे दोनों लॉ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा लॉ है न्यूटन का जिसकी हेल्प से अदर 2 लॉ को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आप सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड की हेल्प से फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मीन्स क्या है, आपका इसका आंसर जो होगा क्या होगा, न्यूटन्स सेकंड। ये तो इसके आंसर की बात कर रहे। अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक। तो वो फर्स्ट लॉ क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू, या तो रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, ये था पहला लॉ। या फिर इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ जो होता है डीपी बराबर dt के बराबर होता है। इसे ही कैलकुलेट करते तो लास्ट में एफ बराबर ma भी मिलता है। या फिर इसे कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, ठीक। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसे डिनोट करने की कोशिश करोगे तो मान लिया आपका क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट है W mg। तो ऊपर जो रिएक्शन लग रही होगी इसके द्वारा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, mg। NOT मतलब नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, F बराबर dp ओवर dt। जब बाद में कैलकुलेट करते हैं तो F बराबर ma आता है। अगर हम कह रहे हैं इनिशियली बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो F इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाता है, 0। क्लियर आता है। अच्छा, इसी की बात करें थर्ड लॉ कैसे वेरीफाई होता है इससे। थर्ड लॉ किस तरह से वेरीफाई होता है, F बराबर dp ओवर dt। बस में कुछ करो, F बराबर dp ओवर dt। इसे लिख सकते हैं हम dp ओवर, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो v इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो आपके सेकंड लॉ की हेल्प से आप फर्स्ट भी वेरीफाई कर सकते हो, थर्ड भी वेरीफाई कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमने बता चुके हैं, ठीक। चलो दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रेफर से क्वेश्चन नंबर 2, which one is correct। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आपको इसमें से पहचानना है कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या था न्यूटन सेकंड लॉ का।
ये 4 फॉर्मूले थे, बात लगभग ऑलमोस्ट सबकी एक ही है। मतलब तो सब लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमारी जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो F जो होता है वैसे क्या आता है वहां पर K और आता है, K इक्वल टू वन मान के चलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। क्या कंडीशन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt। जब इसे हटाते हैं तो F बराबर क्या आता है, K dp ओवर, नॉर्मल कंडीशन में क्या लेते हैं, K की वैल्यू 1 तब आ जाता है आपका F इक्वल टू dp ओवर। एक और बात याद रखेंगे, वेक्टर और स्केलर का बहुत बड़ा चक्कर रहता है जब भी एमसीक्यू आएगा, हो सकता है कि इसी से दो डेरिवेशन बना दे वो। F बराबर dp ओवर, एक लिखा हो dp ओवर dt और एक लिखा हो F बराबर dp ओवर dt। याद रखेंगे फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम p भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वेक्टर से भी डिफरेंशिएट होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट हो पहले तो ये पूछो यहाँ पर। तो क्या है भाई, आपका आंसर सही होगा सी। दो क्वेश्चन रह गए अभी न्यूटन फोर्स लॉ के लिए। सबसे पहली बात, 4 ऑप्शन दिए होते हैं न्यूटन लॉ में कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 2 लिमिटेशन तो बताई थी, मास कांस्टेंट रहना चाहिए। न्यूटन लॉ के लिए 2 लिमिटेशंस हैं, दोनों पर क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। क्या है, मास कांस्टेंट रहना चाहिए और दूसरा क्या है आपका इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, ठीक। तो अब तक मैंने जितना न्यूटन लॉ के बारे में बताया है, गारंटी से दावा दे सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। 100% लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर कोई भी चांस ही नहीं है न्यूटन लॉ का क्वेश्चन बनेगा, यही से आएगा। सारे पॉसिबल क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करेंगे अगर आपसे बने तो। इफ ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द फोर्स that helps the horse to move forward is the force exerted by the cart on the horse, the ground on the horse। ऑप्शन सी है the horse on the ground, D none of these। देखो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन ए हॉर्स, जब एक घोड़ा पुल से कार्ट मींस बैलगाड़ी, ठीक है ना। जब एक घोड़ा किसी बैलगाड़ी को पुल करता है, खींचता है, द फोर्स दैट हेल्प द हॉर्स, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है जो वो हेल्प करता है घोड़े की। वो कौन सा फोर्स है जो घोड़े की हेल्प करता है किस किस के काम में, आगे मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। बात समझो, जैसे कि अभी ये आपका हॉर्स है और ये आपका कार्ट है, मींस ये घोड़ा है, ये बैलगाड़ी है, ये आगे आगे मूव करते हैं। तो इन दोनों में कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस लग रहा होगा, कौन सा फोर्स है जो कि क्या हेल्प करेगा कि घोड़ा आगे की तरफ मूव करे। तो एक बार कोई आइडिया है किस तरीके से आंसर बन सकता है।
देखो फिर से मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। हॉर्स और कार्ट जो भी आपकी, ये आपका क्या है, बैलगाड़ी है, और यहाँ से लगा हुआ है, और ये हो गया, ये क्या बन गया भाई, हॉर्स। दिस इज हॉर्स और दिस इज कार्ट। अरे जो भी है, ठीक है। अब हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है, क्यों, रीजन ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है। द ग्राउंड ऑन द फुट, हॉर्स जो आपका ग्राउंड है वो लगाएगा किस पर, घोड़े पर। कैसे, रीजन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो घोड़ा है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो पैरों से पीछे की तरफ ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। पैर से कहाँ चल रहा है, कार्ट पर तो चल नहीं रहा, वो ग्राउंड पर चल रहा है, तो घोड़े ने लगाया ग्राउंड पर। तो एक्शन रिएक्शन से, बाय द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ग्राउंड किस पे लगाएगा, हॉर्स पे। तो आंसर क्या सही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब करूं सर? यस सर। मतलब हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हॉर्स मींस घोड़ा, कार्ट मींस आपका बैलगाड़ी, ठीक है। सर की तरह कर रहे हैं हिंदी में। ऐसे आंसर करते हैं, हिंदी की पूछते ना, 3 शब्द हिंदी के बता देते हैं, और सब नहीं, मैंने पूरा भी बताया है ना। कौन सा आपका फोर्स हेल्प करेगा घोड़े को आगे जाने के लिए, मूव फॉरवर्ड मींस आगे जाने के लिए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन बी दे रखा है मे बी विद इन, या कॉमा दे रखा है आउटसाइड, और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी दे रखा है लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन डी दे रखा है लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ लाई करता है, बॉडी के अंदर, सरफेस पर या आउटसाइड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, जिस पॉइंट पर पूरी की पूरी बॉडी का मास सेंटर होता है, तो वो तो होता है आपका द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। हमने कुछ इस तरह से भी एक एग्जांपल दिया था, ये भाई ये आपका कोई भी बॉडी हो सकती है, यहाँ पर M1, M2, M3, M4 और भी डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। इस पॉइंट से मान लिया इसके R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो जो आपका RCM होगा वो होगा M1 R1, M2 R2 अप टू सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 अप टू, ये RCM की एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक। एक और बात, अभी देखो ये जब आप इस स्फेरिकल शेप की बात करोगे सारा का सारा ऑलमोस्ट जो मास है सेंटर पर रहेगा, या तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। लेकिन एक कुछ डिफरेंट तरह की शेप देता हूँ मैं। कुछ मान लीजिए चलो आपके पास कुछ इस तरह की रोडें यू करके रखी हुई है, और ये बैलेंस है ना, तो ये गिर रही ना इधर जाए। अगर बैलेंस नहीं, सेंटर ऑफ मास इसका एक मीन जगह पर फिक्स नहीं होगा तो ये गिर जाएगा। बैलेंस है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर होगा। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक जब आप निकाल के लेने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर आकर मिलेगा। सेंटर ऑफ मास ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि बिल्कुल इनसाइड पर ही होगा। सेंटर ऑफ मास आपका विद इन मतलब उसके अंदर हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, या उसकी सरफेस पर हो सकता है। तो तीनों पॉइंट हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास के।
तो द्रव्यमान केंद्र किसी भी बॉडी का कहीं पर भी अलाउ है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक और बात, जितने भी सारे हमारे एमसीक्यू सीरीज जैसे कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, उबड़ खाबड़ नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमने कराया था न्यूटन लॉ, उसके बाद सेंटर ऑफ मास कराए थे, तो उसी स्टेप पर क्वेश्चन हमारे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द वेलोसिटी ऑफ center of mass of a system remains। ये तो आपके एग्जामिनेशन में 3 बार पूछा आपका। 0 constant increase with time और डी है आपका डिक्रीज विद टाइम। आपने अगर सेंटर ऑफ मास का पूरा डेरिवेशन किया हो तो दोनों चीजें कैलकुलेट कराई है मैंने। कौन कौन सी? एक तो बीसीएम भी कराया है और एसीएम भी बताया है। बीसीएम वहां पर कांस्टेंट आया था, एसीएम जी पूरा डेरिवेशन अगर तुमने किया है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं जनरली बात बता दूं, और आपको पता है भाई F बराबर क्या होता है, एम डीवीसी, एम ऊपर डीवीटी, F बराबर एम ही तो पढ़ा है ना, ए बराबर डीवीसी हम वो dt लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मींस F इक्वल टू 0, बाहर से लगाए गए बल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब F इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो ये हो जाएगा m dvcm ओवर dt। अब ये 0 है, इंटीग्रेशन लोगे तो VCM बराबर कांस्टेंट। अब तक के इतिहास में तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे अगर ये पूछ ले कि ACM क्या हुआ, एक्सीलरेशन क्या हुआ, तो क्या हुआ, बिकॉज F बराबर m ACM। अगर भाई अगर बाहर से फोर्स 0 लग रहा है तो m ACM, ACM की वैल्यू 0। तो दोनों क्वेश्चन पूछने, दोनों में से पूछने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, when a torque acting on a system is 0, what is conserved? क्या चीज है जो कि कंजर्व रहेगी? ऑप्शन ए इज फोर्स, ऑप्शन बी इज लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी इज एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी इज एंगुलर इम्पल्स। भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मैकेनिक्स से, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम में 0, कंडीशन क्या दे दी, टॉर्क का आपका कंडीशन दे दी, ठीक। अच्छा पहले हम आपको इसके ये तो आंसर तो बता ही देंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें। टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है, अप्लाइड फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आपका बाहर से लगाया गया बल गुणा लंबवत दूरी। तो टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाई फोर्स, या फिर टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी कह देते हैं। क्रॉस होता हटाते हैं तो क्या आता है, आर एफ साइन थीटा।
इतना तो हमारा ये टॉर्क के बारे में। टॉर्क मैक्सिमम भी बता सकते हैं हम। टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 पर, और मिनिमम क्या होगा, टॉर्क थीटा इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलो ये तो टॉर्क के बारे में बात हो गई। अच्छा, फोर्स F बराबर m है, आप जानते हो फोर्स तो ये है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mb। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू r क्रॉस p या mb। एंगुलर इंपल्स बता सकता है कोई? आवेग सुना पड़े, आवेग, व्हाट इज आवेग? जब एक कोई भी फोर्स हो छोटे से टाइम के लिए लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंपल्स या आवेग। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका माना जाता है बैट और बॉल। जब आप बैट से किसी बॉल को हिट करते हो तो छोटे से टाइम के लिए फोर्स लगाते हो। तो I इक्वल टू F क्रॉस T। F इज अप्लाइड फोर्स, T इज योर टाइम। ठीक है ना। तो आगे क्या होता है, जब कोई अप्लाइड फोर्स छोटे से एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका इंपल्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, जब टॉर्क जो, अच्छा इसके बाद टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या था, dl ओवर, यही था ना, टॉर्क इक्वल टू dl ओवर dt। आई थिंक आपने पढ़ा हो टॉर्क इक्वल टू dj ओवर dt। j और l दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक, अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ये 0 के बराबर है, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लोगे तो ये कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा और वो l में। तो यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 4 टर्म है, चारों एक्सप्लेन कर दिए हमने। फोर्स पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। अच्छा, अगर P इक्वल टू कांस्टेंट लाना हो तो क्या होगा, dp ओवर dt इक्वल टू 0। तो फोर्स इक्वल टू, अगर अप्लाइड फोर्स 0 अगर होगा तो वहां पर लीनियर मोमेंटम या फिर रेखीय संवेग, इसे कहते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, दिस इज नोन एज कोणीय संवेग। और ये क्या है आपका आवेग। इसमें कई क्वेश्चन हो गए। अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स 0 है तो रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर आपके पास टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो काफी सारे क्वेश्चनों को रखे हुए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार से फिर से एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन ए टॉर्क, टॉर्क को क्या कहते हैं, बलागुण। व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, जब टॉर्क की वैल्यू 0 है तो वो कौन सी क्वांटिटी है या वो कौन सा फिजिकल वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट रहेगा। हमें पता है भाई टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू dl ओवर dt। आई थिंक इसका डेरिवेशन भी कराया है मैंने। ठीक है ना, टॉर्क इक्वल टू dl ओवर dt। तो अगर आपने टॉर्क इक्वल टू 0 रखा, dl ओवर dt, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इधर क्या बचेगा l। तो आपका l क्या रहेगा, l मींस एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या हिंदी में कहते हैं अचर रहेगा या नियत रहेगा, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए मास इज रिवॉल्विंग in a circle which is in the plane of paper. The direction of angular momentum is, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे उसने, अवे फ्रॉम द रेडियस, क्वेश्चन नंबर बी इज टुवर्ड्स द रेडियस, ऑप्शन नंबर सी इज टेंजेंशियल, कॉमा perpendicular to the plane of paper. Option number D is at
राइट एंगल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ना यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, ए मास इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल। ये कह रहा है सर्कल है, कोई ना कोई रेडियस होगी। मान लिया ये क्या है, मास का कोई पार्टिकल है, क्या रोटेट कर रहा है, सर्कल पर रोटेट कर रहा है, ठीक। विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब आप ये समझिए, ये आपका पेपर है, ये आपका पेपर है, और यहाँ पर आपने ये रखा कि यूं करके रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं है यूं रोटेट कर रहा है। मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर है तो ये इसकी सरफेस पर यूं रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कुछ एंगल बनाते हुए यूं रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ही आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पेपर का मतलब ये यूं रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है उठ के एंगल बना के रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। एंगल बनाकर रोटेट नहीं कर रहा है, ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ही रोटेट कर रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये होता है राइट हैंड, इसके थंब रूल को कैसे भी बताते हैं। आपने ये तो पढ़ाई है, L इक्वल टू आर क्रॉस पढ़ा है ना। ये आपके पास आर है, मान लिया बी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। पहले इसकी पोजीशन मान लिया ए था, अभी किस पर आ गया, बी पर। बस नहीं कुछ करना, आप क्या रखो, आर के साथ रखो और इसे उस डायरेक्शन में रोटेट करो जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जैसे आपने यहाँ रखा और ये रोटेट किया, तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अगर आपका पार्टिकल मान लिया पहले ये तो ए था, अगर वो बी से ए की तरफ आए तो क्या होगा, आप क्या करोगे, उल्टा रोटेट करोगे तो ये क्या जाएगा, इनवर्ट। अगर इधर रखोगे तो ये अपवर्ड, अगर आप इधर से इधर आओगे तो क्या जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आपका थंब जा रहा है, अब देखो आपने रोटेट किया, थंब क्या आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, है नहीं, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे निकालते हो आप, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक। जे बिकॉज जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर से पी की तरफ आप मूव करोगे, आर से पी की तरफ मूव करोगे। अगर आर इधर है, आर से पी इधर कर लो, आर इधर है, आर से पी इधर करो तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चेक करोगे कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। एक तरह से आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, आर क्रॉस पी का मतलब हुआ अगर आर इधर दी हुई है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव। जैसे कि एक और बात बता दूं कि एल है, अगर आप इधर से इधर जा रहे तो इसमें क्या होगा, इसी डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप बी से ए के लिए आओगे तो क्या होगा, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। दो तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है सिंबल, आउटवर्ड, और अगर ऐसे बनना हो तो इनवर्ट, ठीक है। हालांकि दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर। ऑप्शन दे रखे हैं L इक्वल टू आर क्रॉस पी, ऑप्शन बी दे रखा है टॉर्क इक्वल टू डी एल ओवर डी टी, ऑप्शन सी दे रखा है L इक्वल टू एम बी आर, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। ये तो आपको बताना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट, इसमें तो कौन सा गलत है, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के लिए, इसमें तो कौन सा रिलेशन क्या है, गलत है। इसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, वैसे आपको आंसर बताया इसका होना चाहिए, कौन सा, दूसरा। चलो मैं बात करता हूं, अगर एल की बात करोगे तो आर क्रॉस पी, ये तो सही हो गया, इसका मतलब ये तो सही है। टॉर्क बराबर डी एल ओवर डी टी आपको प्रूफ कर रखा है, ये सही है। अगर आप आर क्रॉस पी की जगह एम बी रख दोगे तो एम बी आर आ जाएगा, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये गलत है, उसमें गलत वाला पूछा गया था। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन की हालत खराब कर देती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इस पर लिख लो 100% आया क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कम कर एग्जाम 100%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, 1 नंबर प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट
बेस्ड ऑन ये तो हमने दे दिया था। रॉकेट जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, हिंदी में इसका ये मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन बी दे रखा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सी दे रखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और डी दे रखा है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखेंगे जब भी रॉकेट मोशन की बात आएगी, रॉकेट मोशन की बात आएगी, तो उसमें दो चीज कंजर्व रहती हैं, या फिर दो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और दूसरा क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम। याद रखेंगे रॉकेट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो लॉ हमेशा वैलिड रहते हैं, कौन कौन से, न्यूटन थर्ड लॉ और लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर ना तो थर्ड लॉ की बात कहीं कही है, ना कहीं भी और कहीं ऐसा एक्शन रिएक्शन, इसको एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं ना, अभी बात किया था। दोनों ही करें व्हेन ए पार्टिकल, हालांकि ये दोनों यूनिट से रिलेट करता है, थर्ड यूनिट में भी है और फर्स्ट यूनिट में भी है। मूव्स, बेसिकली थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है वैसे, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, द क्वांटिटी दैट रिमेन constant is linear momentum। बी लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, एंगुलर मोमेंटम। सी लिखेंगे बोथ ए एंड बी, और डी लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। देखो एक और बात बताऊं, सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल की हमने क्या डेफिनेशन बता दी, ऐसे फोर्स जिसमें क्या होता है, आपका जो अप्लाइड फोर्स है दिए हुए एक सेंटर से होकर निकले, ठीक है ना, एक लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा है उसकी सेम रहे, तो वो क्या कहलाता है, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स कहलाता है आपका। सेंट्रल फोर्स का मतलब सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। इसकी दो कंडीशन होती है जो कि हमेशा इसमें कंजर्व रहती है, अंडर सेंट्रल फोर्स सबसे पहले तो बात रहता है एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, एंगुलर। पर ये याद रखेंगे लीनियर मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं रहता, माइंडेड ऑप्शन में दोनों आएंगे, ये बना हुआ मिलेगा। अच्छा, इसमें टोटल एनर्जी भी क्या रहती है, टोटल एनर्जी कह लो, जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी भी कह देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ हमारे पास एनर्जी का तो ऑप्शन कोई दिया नहीं था, एंगुलर मोमेंटम का ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह से हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन से पूरे अपने सेटअप से कवर होते हैं। कल और बात करेंगे 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और पहली यूनिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।